Assalamu alaikum. Hello and welcome to this video on pre-stress concrete. प्री-स्ट्रेस कंक्रीट की सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्री-स्ट्रेस कंक्रीट क्या होती है और उसकी कौन-कौन सी स्टेजेस हैं, जिनमें 2 स्टेजेस थी प्री टेंशन कंक्रीट और पोस्ट टेंशन कंक्रीट। तो प्री टेंशन कंक्रीट या पोस्ट टेंशन कंक्रीट या प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट जो है, उसका फ़ायदा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट से हम जो है वो लॉन्गर स्पैन बिल्डिंग हासिल कर सकते हैं, हम हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्डिंग की होती है और बेटर रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग है, डिफॉर्मेशन है। तो ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट के फ़ायदे थे। लेकिन उनमें जो की चैलेंज है वो ये है कि जब हम प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मेंबर को, तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसमें कुछ लॉसेस आ जाते हैं, जिनको हम प्री स्ट्रेस लॉसेस कहते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि प्री स्ट्रेस लॉसेस जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। सो ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ तो देयर क्लासिफिकेशन इनकी जो है वो दो तरह की है, इमीडिएट लॉसेस एंड टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। तो इमीडिएट लॉसेस कौन से होते हैं? वो लॉसेस जो कि जब हम प्री स्ट्रेस फोर्स ट्रांसफ़र करते हैं प्री स्ट्रेस मेंबर में, तो इमीडिएटली जो लॉसेस होते हैं टेंडेंट्स में, दैट विल बी नोन एज इमीडिएट लॉसेस। तो ये लॉसेस फैब्रिकेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दरमियान भी आ सकते हैं, दौरान आ सकते हैं, और प्री स्ट्रेस ऑफ टेंडेंट ट्रांसफर द प्री स्ट्रेस टू कंक्रीट मेंबर, जिसमें जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करते हुए इलास्टिक शॉर्टनिंग हो जाती है कंक्रीट में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है वो क्या होती है। बेसिकली जब हम स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करते हैं कंक्रीट मेंबर में, तो मेंबर सारे का सारा कंप्रेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो मेंबर अपनी ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिसको हम इलास्टिक शॉर्टनिंग कहते हैं। ठीक है। तो इमीडिएट लॉसेस में पहला लॉस होता है वो इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से होता है। दूसरा एंकरेज लॉस होता है, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं प्री स्ट्रेस स्टील से स्टील में, तो हम उसको एंकर करते हैं, तो एंकरिंग के दौरान भी उसमें कुछ लॉसेस आ जाते हैं। सेकेंडली जो थर्ड है वो लॉस है फ्रिक्शनल लॉसेस। फ्रिक्शनल लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो कि स्टील और कंक्रीट के इंटरफेस पे आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है इसकी वो है टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। टाइम डिपेंडेंट लॉसेस वो होते हैं जो कि कुछ टाइम गुजरने के बाद आते हैं, जिनमें क्रीप है, श्रिंकेज है, ठीक है, और रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। तो ये टाइम डिपेंडेंट लॉसेस हैं जो कि कुछ सालों के बाद आते हैं कंक्रीट के अंदर। सो इस तरह के लॉसेस को हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। तो दो तरह के लॉसेस हमने ब्रॉडली देखे, इमीडिएट लॉसेस और टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। इमीडिएट लॉसेस जब हम प्री स्ट्रेस फोर्स ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र करते ही उसमें जो लॉसेस आते हैं वो इमीडिएट लॉसेस हैं, और टाइम डिपेंडेंट लॉसेस वो हैं जो कि कुछ अरसे के बाद आते हैं। आगे चलते हैं। तो हमने बोला कि दो तरह के जो है वो लॉसेस हैं, जिनमें हमने कहा है कि टाइप अकॉर्डिंग टू टाइम। हम टाइम के हिसाब से पहले बात की, जिसमें इमीडिएट और टाइम डिपेंडेंट है। इमीडिएट में इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शन और एंकरेज, बट टाइम डिपेंडेंट में क्रीप, श्रिंकेज और रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। अब हम देखते हैं कि वो लॉसेस जो कि मटेरियल में आते हैं, तो कौन से लॉसेस जो कंक्रीट में आएंगे और कौन से वो लॉसेस हैं जो कि स्टील में आएंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो कंक्रीट में इलास्टिक शॉर्टनिंग होती है, क्रीप होती है और श्रिंकेज होती है। ये कंक्रीट के लॉसेस हैं। और स्टील के लॉसेस हैं फ्रिक्शनल लॉसेस, एंकरेज स्लिपेज और रिलैक्सेशन। ये सारे स्टील में होंगे, ये तीन वाले। क्रीप लॉसेस जो हैं या फ्रिक्शनल लॉसेस जो हैं, अब क्रीप लॉसेस चूँकि टाइम डिपेंडेंट लॉसेस है, लेकिन ये होता कंक्रीट में है, इसलिए ये कंक्रीट का लॉस है। इसी तरह जो रिलैक्सेशन है वो भी टाइम डिपेंडेंट लॉस है, लेकिन वो स्टील में होता है। सो इस वीडियो में हम ये चीज़ें देखते हैं कि हम स्टील और कंक्रीट की एवरेज प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कितनी किस्म के लॉसेस, कितनी परसेंटेज प्री टेंशनिंग में होती है और पोस्ट टेंशनिंग में होती है। अच्छा, इलास्टिक शॉर्टनिंग जो है वो पोस्ट टेंशनिंग में बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। इसको हम 0% भी कंसिडर करते हैं कुछ किसी बुक्स में, बट यहाँ पे हमने मेंशन किया है
एक सोर्स है, इसको हमने वैल्यूज़ ली हुई हैं। तो प्री टेंशनिंग 4% होती है। प्री टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग का जो लॉस है वो 4% है, और 1% पोस्ट टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस होता है। क्रीप कंक्रीट में प्री टेंशन मेंबर में 6% होती है, और पोस्ट टेंशनिंग में 5% होती है। इसी तरह श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट जो है वो 7% हो रही है, और पोस्ट टेंशनिंग में वो 6% होती है। रिलैक्सेशन जो है वो 8% है। प्री टेंशनिंग में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन। इस तरह पोस्ट टेंशनिंग में जो कि हम बाद में टेंशन देते हैं स्टील को, तो ये तो अल्टीमेटली जब हम इसको सम करें तो प्री टेंशनिंग में लॉसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पोस्ट टेंशनिंग। तो पोस्ट टेंशनिंग इसीलिए प्रेफर की जाती है कि इसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग भी कम होती है, और इसमें क्रीप भी कम होती है, क्योंकि क्रीप जो है वो लॉस है कंक्रीट का। तो कंक्रीट प्री टेंशनिंग में हम कंक्रीट को पहले हार्डन करते हैं, पहले स्टील को हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, फिर कंक्रीट को हार्डन होने के बाद टेंडन को कट करते हैं। इसलिए करीब जो है वो कंक्रीट में हो जाती है। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग केस में ये होता है कि कंक्रीट हार्ड होने हो जाती है, मतलब उसमें करीब उसका लॉस आ जाता है श्रिंकेज का। बट पोस्ट टेंशनिंग में जब हम उसको स्टील को खींचते हैं तो कंक्रीट अपना काम कर चुकी होती है, मतलब सेट हो चुकी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इन लॉसेस से बच कैसे सकते हैं, इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में। जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट बना रहे होते हैं या डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और डिज़ाइन कोड के मुताबिक इसमें कोशिश करता है कि वो ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग कंक्रीट बनाए। तो उसके लिए उसको जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उनमें से कुछ चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। जैसा कि वो प्रॉपर डिज़ाइन अगर बनाएगा तो भी जो मेंबर है वो उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर वो मटेरियल सिलेक्शन में प्रॉपर ध्यान रखेगा, हाई क्वालिटी मटेरियल को यूज़ करेगा, सिलेक्ट करेगा प्री स्ट्रेसिंग हाई टेंसाइल टेंडन्स, तो भी जो है वो रेजिस्टेंस टू कोरोजन शो करेंगे, और हाई स्ट्रेंथ होंगे, तो भी लॉसेस जो है वो कम होंगे। उसके अलावा अगर प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस में ख्याल रखा जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ की जाएँ, तो भी हम जो है वो लॉसेस से बच सकते हैं। इन द सेम वे अगर क्यूरिंग जो है वो एडिक्वेट की जाए, प्रॉपर क्यूरिंग से भी हम श्रिंकेज को मिनिमम कर सकते हैं, और हम हाई क्वालिटी मॉइस्ट क्यूरिंग जो है वो इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से श्रिंकेज कम से कम होगी और लॉस कम से कम होगा कंक्रीट में। फिर पोस्ट टेंशनिंग में हम एंकरेज का ज़्यादा इशू होता है। हम इंश्योर कर सकते हैं कि पोस्ट टेंशनिंग जो कि रिलायबल है, एफिशिएंट भी है, इसमें एंकरेज का इशू कम आता है। तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें पोस्ट टेंशनिंग को, बजाय इसके कि हम प्री टेंशनिंग कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि जो रिलैक्सेशन और स्लिपेज का लॉस है वो मिनिमम किया जा सकेगा। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर गुड एम्प्लॉय आपने रखे हैं जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो भी जो है एफिशिएंट होते हैं अपने काम में, और अच्छी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस से भी लॉसेस से बचा जा सकता है। फिर मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेगुलर मॉनिटर किया जाए परफॉर्मेंस को, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर को उसकी सर्विस लाइफ के अंदर, जिससे हम मेंटेनेंस पे काबू पा सकते हैं। इंस्पेक्शन उसकी प्रॉपर की जाए। फिर ये ख्याल रखा जाए, अब ये तो हो गए मेंबर हमने बना दिया, अब कॉन्टीन्यूस रिसर्च जो है उस पर भी ख्याल किया जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, तो इससे भी हम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।